बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पैलेस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं या आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ईज़मेंट एक्ट 1882 पे। ईज़मेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि ना सिर्फ एलएलबी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, एलएलबी के सिलेबस में इंक्लूड है, बल्कि सिविल जज, एडिशनल सेशन जज के अगर हम एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी जो कम्पैटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एडीपीपी है, डीडीपीपी, एडीए वगैरह, कोई भी कम्पैटिटिव एग्ज़ाम अंडर पीपीएससी या एफपीएससी अगर हम कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये सिलेबस में इंक्लूड होता है। ईज़मेंट के हवाले से अगर बात करें तो ईज़मेंट, वर्ड ईज़मेंट जो है जिसको हम हक़ आसाइश भी कहा जाता है, यानी आसाइश का हक़, सहूलत इसका मतलब है। ईज़ से आपको समझ आ जाएगा कि ईज़मेंट यानी कि ऐसा हक़ जो हमें सहूलत दे रहा है, हमें आसाइश दे रहा है, तो इसे हक़ आसाइश भी कहा जाता है। ये एक ऐसा हक़ है जो किसी भी ओनर, किसी भी प्रॉपर्टी के ओनर या जो ऑक्युपायर है प्रॉपर्टी का, उसको किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर हासिल होता है। यानी कि वो प्रॉपर्टी जो हमारी अपनी नहीं है उस पे हमें ये हक़ हासिल होता है। वैसे तो हक़ तो हमारा सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी पे होता है, वो प्रॉपर्टी जिसके हम ओनर नहीं हैं या जिस पे हम ऑक्युपाइड नहीं हैं उस पे हमें कोई राइट हासिल नहीं होता। लेकिन हक़ आसाइश या ईज़मेंट, राइट ऑफ ईज़मेंट एक ऐसा राइट है जो हमें दूसरों की प्रॉपर्टी पर हासिल होता है। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम खुद किसी न किसी प्रॉपर्टी के ओनर हों या किसी प्रॉपर्टी पर काबिज़ हों। इसलिए एक ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर ऑक्युपायर जो है किसी एक प्रॉपर्टी का जो काबिज़ है, उसे अपनी प्रॉपर्टी के ओनर होने की वजह से किसी दूसरे प्रॉपर्टी पर, किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी पर जिसका ओनर कोई और है, उस पे ये राइट हासिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने नेबर की जो प्रॉपर्टी है, किसी एक पर्सन को अपने जो उसका जो नेबर है उसकी प्रॉपर्टी पे ये राइट हासिल होता है। ये राइट कैसे हासिल होता है? मिसाल के तौर पर एक ए जो कि एक ओनर है प्रॉपर्टी का, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका कोई उसकी जो काश्त वगैरह है वहाँ पे उसकी ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का और उसके साथ अटैच्ड कुछ और भी जो है ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चर लैंड है। अब उस पर्सन को वहाँ पे राइट ऑफ पैसेज जो है वो हासिल होगा, यानी कि गुजरने का रास्ता। अब उसके एक जो ओनर है एक ज़मीन का, उसके राइट साइड पे भी ज़मीन है, उसके लेफ़्ट साइड पे भी है, उसके फ्रंट पे भी, उसके बैक पे भी है, तो वो कहाँ से गुज़रेगा? अपनी ज़मीन पे उसने जाना है, ज़मीन पे मौजूद है अपनी लैंड पे, तो उसने वहाँ से गुज़र के वापस जाना है, तो वो क्या करेगा? कहाँ से गुज़रेगा? तो उसका ये राइट है कि उसकी जो नेबरिंग लैंड है उसके राइट साइड पे, उसकी जो है लेफ़्ट साइड पे, फ्रंट या बैक पे जो भी लैंड है जिसका ओनर कोई और है, उसे उस लैंड पे ये राइट हासिल होगा कि वो वहाँ से गुज़र सकता है। ये राइट ऑफ पैसेज है। इसी तरह से राइट ऑफ, एक तो राइट ऑफ पैसेज है, इसके अलावा राइट ऑफ एयर है, राइट ऑफ लाइट है। ये डिफरेंट राइट्स हैं जो हमें अवेलेबल होते हैं एज अ ईज़मेंट के तौर पर। तो हम लोग ये देखते हैं ईज़मेंट में किस तरह से किस पर्सन को कौन से राइट जो हैं वो हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर राइट ऑफ लाइट है, तो ए का जो घर है वो ओनर उस घर का ओनर है और उसने विंडो ओपन की हुई है अपने घर में, और वो विंडो जो है वो बी के घर की तरफ, जिसका कि ओनर बी है उसकी तरफ ओपन होती है, तो वो उसका ये राइट है कि वो वहाँ से जो है वो विंडो ओपन कर सकता है, जहाँ से वो एयर भी ले रहा है, फ्रेश एयर, फ्रेश लाइट वगैरह, सूरज की रोशनी वगैरह हासिल कर रहा है, तो ये उसका राइट है कि वो विंडो ओपन कर सकता है। इसे राइट ऑफ ईज़मेंट कहा जाता है। और अगर हमारा नेबर हमें वो राइट नहीं देता तो हम कोर्ट ऑफ लॉ यानी कि के ज़रिए हम क्लेम कर सकते हैं अपने राइट को, और लॉ हमें ये राइट, ये रेमेडी जो है प्रोवाइड करता है, ये राइट हमें देता है। तो इसे ईज़मेंट एक्ट
ईजमेंट राइट कहा जाता है। तो हम मज़ीद देखते हैं कि कौन कौन से राइट जो हैं हमें अवेलेबल हैं अंडर ईजमेंट एक्ट 1882 में। इसकी हम रीडिंग करते हैं और इन डिटेल जो है हम अपने जो भी राइट्स हमें अवेलेबल हैं और लॉ जो हमें राइट्स प्रोवाइड करता है हम देखते हैं। तो ये ईजमेंट एक्ट 1882 का है। 1882 में ये एक्ट पास किया गया था। एक्ट नंबर 5 है ये 1882 का। This is an act to define and amend the law relating to easement and license। ये ऐसा एक्ट है जो कि डिफाइन करता है और अमेंड करता है ऐसे लॉ को जो कि ईजमेंट और लाइसेंस से रिलेट कर रहा है, जो कि ईजमेंट और लाइसेंस जहाँ पे भी ईजमेंट या लाइसेंसी जो है पर्सन्स उससे रिलेटेड किसी लॉ को अमेंड करना या उसको डिफाइन करना ज़रूरी हो तो वहाँ पे ये राइट जो है अवेलेबल होता है। इसे हम ईजमेंट राइट कहते हैं। जब भी हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं कोई भी, तो सबसे पहले हम उसका प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी एक्ट का। तो ये प्रियम्बल है जिसमें कहा गया है कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट to define and amend the law relating to easement and license and it is hereby enacted as follow। यानी जहाँ भी ये ज़रूरी हो कि ईजमेंट से रिलेटेड किसी लॉ को अमेंड किया जाए या उसको डिफ़ाइन किया जाए तो उसको इस तरीके से जो है डिफ़ाइन किया जाएगा। एक्चुअली प्रेम्बल जो है इसमें बताया जाता है कि ये जो लॉ पास किया गया है इसका पर्पस क्या है बेसिकली, और पूरा इसको कंक्लूड करके प्रेम्बल में बताया जाता है कि इसको लिखने का, इसको पास करने का मकसद क्या है इस लॉ का। तो जहाँ पे भी ईजमेंट राइट से रिलेटेड कोई बात किसी बात को, किसी लॉ को डिफाइन करना और उसको अमेंड करना ज़रूरी हो तो वहाँ पे ईजमेंट एक्ट 1882 को देखा जाएगा। उसके बाद शॉर्ट टाइटल है। टाइटल का मतलब होता है जो भी हमारे पास एक्ट मौजूद है इसका टाइटल क्या है, इसका नाम क्या है। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ईजमेंट एक्ट 1882। इस एक्ट को हम ईजमेंट एक्ट 1882 कहा जाएगा। ये एक्चुअली उस टाइटल है हमारे एक्ट का। कमेंसमेंट का मतलब होता है ये किस हद तक एप्लीकेबल है, किन टेरिटरीज पर एप्लीकेबल है और कमेंस कब हुआ, ये सब चीज़ें जो है कमेंसमेंट में बताई जाती हैं। तो ईजमेंट एक्ट 1882 की जो कमेंसमेंट है इसमें बताया गया है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882। 1 जुलाई 1882 को ये कमेंस किया गया। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 2 है सेविंग्स। सेविंग आपका, जहाँ पे सेविंग का मतलब है वर्ड जो हमारे सामने आता है, तो वैसे तो इसका जो लिटरल मीनिंग है जो सेविंग्स का है उसका मतलब है कि टू सेव करना किसी चीज़ को। लेकिन जब हम लॉ में कुछ ऐसी क्लॉजेस देखते हैं जिनके स्टार्ट पे सेविंग लिखा होता है तो वहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि दिस इज़ अ क्लॉज in a statute exempting something from the statute's operation or providing that the rest of it will stand if part is held invalid. Also, a contractual clause providing that if part of the contract is invalidated, the rest shall remain in effect. मतलब इसमें कोई ये एक ऐसी क्लॉज होती है किसी भी स्टैट्यूट में जो कि जिसे कि एग्जेम्प्ट किया गया होता है। पूरे का पूरा जो स्टैच्यू है उसमें से किसी चीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, जिसके ऑपरेशन को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर बकिया जो है, रेस्ट ऑफ इट जो है, अगर उसको वो इनवैलिड हो गया तो ये पार्ट जो है उससे अलग कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज भी होती है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है तो जो बकिया है, जो रिमेनिंग है, वो फिर इफ़ेक्ट करेगा। ये बेसिकली
सेविंग्स का मतलब होता है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, सेविंग्स की रीडिंग करके देख लेते हैं। नथिंग हेयरिंग कंटेन्ड shall be deemed to affect any law not hereby expressly repealed or to derogate। मतलब ये जो हमारे पास एक्ट है ईजमेंट एक्ट 1882, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं बताई गई, कुछ भी इसमें ऐसा मौजूद नहीं है जो कि जिसके बारे में जिसको पढ़ के ये समझा जाए कि ये किसी भी ऐसे लॉ को इफ़ेक्ट करेगा जिसे एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया या जो कि डेरोगेट कर रहा है। डेरोगेट का मतलब होता है मनसूख कर देना, ख़त्म कर देना। इसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो कि डेरोगेट कर रही है, या ना तो ये किसी लॉ जो कि एक्सप्रेसली जिसको रिपील नहीं किया गया, ना तो ये उसको इफ़ेक्ट कर रहा है और ना ही ये डेरोगेट कर रहा है किसको, एनी राइट ऑफ गवर्नमेंट और टू रेगुलेट द कलेक्शन, retention and distribution of the water of river and stream flowing in natural canals and natural lakes and ponds, or of water flowing, collected, retained or distributed or in or by any canals या canals or other या any channels or other work constructed at public expense for irrigation। कि अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा राइट है कि वो रेगुलेट कर सकती है, किसी कुछ कलेक्ट कर सकती है, किसी कलेक्शन को, रिटेंशन को या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को रेगुलेट करने का गवर्नमेंट का राइट है, या स्ट्रीम वगैरह जो यहाँ पे जो नेचुरल स्ट्रीम्स है, नेचुरल जो कैनाल्स वगैरह हैं या नेचुरल लेक्स या पोंड्स वगैरह हैं, उनसे जो पानी आ रहा है और गवर्नमेंट का ये राइट है कि वो उसको रेगुलेट करे जो वहाँ से जो पानी वगैरह लिया जा रहा है। तो ये इस जो हमारे पास ईजमेंट एक्ट है, इसमें कुछ वो उस गवर्नमेंट के उस राइट को रोकता नहीं है, वो डेरोगेट नहीं करता। और यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंसेस, जो पब्लिक एक्सपेंस पर कुछ भी एलिगेशंस वगैरह की गई है तो उसको ये एक्ट जो है वो डेरोगेट नहीं कर रहा। इसके अलावा जो क्लॉज बी है उसमें कहा गया है कि एनी कस्टमरी और एनी अदर राइट नॉट बीइंग अ लाइसेंस, जो कि लाइसेंस नहीं है, या इसके अलावा कस्टमरी और कोई और राइट है किसी भी, या कोई इन और immovable property है which the government, the public or any person may possess irrespective of other immovable property। कोई भी कस्टमरी राइट है या immovable property है जिस पर गवर्नमेंट या पब्लिक या कोई भी पर्सन जो है जिस पे कोई राइट जो है पोजेस कर रहा है किसी दूसरी immovable property की वजह से, तो उस राइट को भी डेरोगेट नहीं करता, उसका वो राइट ख़त्म नहीं होता ईजमेंट की वजह से। या any right acquired or arising out of a relation created before this act come into force। तो यहाँ कोई भी राइट जो एक्वायर किया गया है, क्रिएट किया गया है, जो कि ये एक्ट पास होने से पहले, जो ईजमेंट एक्ट 1882 है, इसके पास होने से पहले कोई राइट एक्वायर किया था किसी पर्सन ने या गवर्नमेंट ने, या किसी भी रिलेशन की वजह से वो राइट जो था वो क्रिएट हो गया था, तो वो राइट क्रिएट हो जाने के बाद ईजमेंट एक्ट बाद में पास हुआ, तो ईजमेंट एक्ट 1882 के पास हो जाने की वजह से वो राइट जो पहले से क्रिएट हो गया था या एक्वायर किया गया था, वो राइट उस राइट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता और ना ही वो राइट डेरोगेट होता है। तो ये थी हमारी सेविंग क्लॉज जो कि सेक्शन 2 है ईजमेंट एक्ट 1882 का। उसके बाद है हमारे पास ये चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा स्टार्ट होता है ईजमेंट का, जो सेक्शन 4 है। यहाँ से बेसिकली जो है हमारा स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट जो हमारा पहले तो हम लोगों ने डिफरेंट क्लॉजेस देखी, यानी कि प्रेम्बल भी पढ़ लिया, उसके बाद सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल भी देख लिया, उसकी कमेंसमेंट भी देख ली, उसके बाद उसका जो सेक्शन 2 था जो कि हमारी सेविंग क्लॉज थी वो भी हमने पढ़ ली। उसके बाद जो सेक्शन 3 है वो रिपील हो चुका है, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो रिपील हो चुका है, ख़त्म ही हो चुका है, उस वो मौजूद ही नहीं है बुक्स में। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में ईजमेंट को डिफाइन किया गया है। ईजमेंट वर्ड है क्या एक्चुअली? तो एन ईजमेंट इज अ राइट which the owner or occupier of certain land possess as such for the beneficial enjoyment of that land to do on
continue to do something, or to prevent and continue to prevent something being done, or in or upon, or in respect of certain other land not his own। तो ईजमेंट जो है एक ऐसा राइट है जो कि ओनर या ऑक्युपायर जो है किसी भी लैंड का, अगर या तो वो ओनर है या वो वहाँ पे काबिज है और वो पोजेस कर रहा है, उसकी पोजेशन में है, और इस तरह से वो पोजेशन में है कि फॉर द बेनिफिशियल ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ दैट लैंड टू डू और कंटिन्यू टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहता है या ऑलरेडी उसका राइट है कुछ करने का, या कुछ ऑलरेडी वहाँ से वो कुछ कर रहा है तो उसको कंटिन्यू करने का जो राइट है, और वो राइट के वजह क्या है, रीज़न क्या है, फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ दैट लैंड, वो लैंड जिसका वो ऑनर है या जिस पर वो काबिज है, तो ये राइट को ईजमेंट राइट कहा जाएगा। और टू प्रिवेंट एंड कंटिन्यू टू प्रिवेंट समथिंग बीइंग डन और इन अपॉन और इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन लैंड नॉट हिज ओन, तो एक पर्सन जो कि किसी प्रॉपर्टी का ओनर है या वो पोजेस कर रहा है इस प्रॉपर्टी को और उस पे काबिज है, तो उस प्रॉपर्टी पर उसके ओनर होने की वजह से और यहाँ उस पर काबिज होने की वजह से उस प्रॉपर्टी के साथ कोई दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका कि वो ओनर नहीं है, ना ही वो उस पे काबिज है, तो उस प्रॉपर्टी पर भी उसका कुछ राइट है जिसको कि ईजमेंट राइट कहा जाएगा। और वो ईजमेंट राइट उसकी प्रॉपर्टी जिसका वो ओनर है या जिस पर वो काबिज है उस प्रॉपर्टी पर उसकी बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए उसको वो राइट हासिल होता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि ए जो है उसका अपना हाउस है, उसका ओनर है या वहाँ पे वो ऑक्युपाइड है, तो उसकी बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए उसने क्या किया, एक विंडो ओपन की ताकि वो फ्रेश एयर और फ्रेश लाइट वगैरह हासिल कर सके। अब उसका ये राइट है कि वो बी की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे उस साइड से उसने विंडो ओपन की हुई है, तो ये वो काफ़ी अरसे से वो ये राइट एंजॉय भी कर रहा है, तो ये राइट जो है उसको अवेलेबल है, उस ये राइट उसके उस अपने घर पे अपने जो उस जहाँ पे वो पोजेस जिसको कर रहा है जिस जो उसी की पोजेशन में है उसका ओनर या ऑक्युपायर होने की वजह से उसको हासिल है, तो ये उसका जो है ईजमेंट राइट है और उसके ओनर होने की वजह से उसको हासिल है। और अगर उसका नेबर जो है उसको ये राइट नहीं देता, पहले कितने सालों से वो ये राइट जो था वो यूज़ कर रहा था, उसकी बेनिफिट ले रहा था, लेकिन अब वो उसका नेबर जो कहता है मैं यहाँ से विंडो नहीं ओपन करने दूंगा, तो वो उसको नहीं देता, तो वो पर्सन जो है जो ओनर है वो कोर्ट में जा सकता है अपने राइट की बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए, तो ये उसका जो है ये ईजमेंट राइट है। उसके बाद है हमारे पास डोमिनेंट एंड सर्विएंट हेरिटेज एंड ऑनर्स। डोमिनेंट ओनर क्या होता है या डोमिनेंट हेरिटेज क्या होती है, इसी तरह से सर्विएंट ऑनर को क्या होता है और सर्विएंट हेरिटेज क्या होती है, ये यहाँ पे बताया गया। तो द लैंड फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ विच द राइट एग्जिस्ट इज कॉल्ड अ डोमिनेंट हेरिटेज, यानी कि वो ज़मीन जिसकी बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए ये राइट जो एग्जिस्ट कर रहा होता है ये डोमिनेंट हेरिटेज कहलाती है। एंड द ओनर और ऑक्युपायर देयर ऑफ द डोमिनेंट ओनर, और उस प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा वो डोमिनेंट ओनर होगा और ऑक्युपायर हो या ओनर हो वो डोमिनेंट होगा। एंड द लैंड ऑन विच द लाइबिलिटी इज इम्पोज्ड इज कॉल्ड द सर्वेंट हेरिटेज एंड द ओनर और ऑक्युपायर देयर ऑफ द सर्वेंट ओनर, और वो प्रॉपर्टी जिस पे ये लाइबिलिटी इम्पोज की गई है वो सर्वेंट हेरिटेज होगी, और उस प्रॉपर्टी का जो ओनर या ऑक्युपायर होगा वो सर्वेंट ओनर होगा। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो विंडो ओपन उसने की हुई है बी की लैंड पे अपने बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, तो ए जो है वो फ़ायदा ले रहा है, तो ए जो है वो डोमिनेंट इन ओनर है और ए का जो घर है वो डोमिनेंट हेरिटेज है, लेकिन वो फ़ायदा ले रहा है बी की लैंड से, तो बी की जो लैंड है वो सर्वेंट हेरिटेज है और बी की लैंड का जो ओनर है जो मालिक है वो सर्वेंट ओनर है। तो ये डोमिनेंट और सर्विएंट की आपको समझ आ गई होगी। इसको फर्दर मैं एक्सप्लेनेशन भी पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉजेज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड इंक्लूड्स ऑल्सो थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ
द एक्सप्रेशन अब जो यहाँ पे लैंड का वर्ड ऊपर यूज़ हुआ है, यहाँ पे जो लैंड का वर्ड यूज़ हुआ है ये, इससे मुराद वो तमाम चीज़ें भी शामिल हैं जो परमानेंटली अटैच हैं अर्थ से, जैसे बुशेस हो सकती हैं, झाड़ियाँ वगैरह, कोई ट्रीज़ वगैरह, दरख्त वगैरह, वो सब चीज़ें भी इसमें शामिल हैं, इसको भी लैंड ही कहा जाएगा। एंड द एक्सप्रेशन बेनिफिशियल एंजॉयमेंट इंक्लूड्स ऑल्सो पॉसिबल कन्वीनियंस, रिमोट एडवांटेज एंड इवन अ मेयर एमिनिटी एंड मतलब जो बेनिफिशियल इंजॉयमेंट से मुराद है जो भी पॉसिबल कन्वीनियंस है, जो आसाइश है, जो सहूलत है जो ले रहे हैं, और जो एडवांटेज है जो हासिल किया जा रहा है। और एक्सप्रेशन टू डू समथिंग इंक्लूड्स रिमूवल एंड appropriation by the dominant owner for the beneficial enjoyment of dominant heritage or of any part of the soil of the servant heritage or anything growing or subsisting therein। तो यहाँ पे टू डू समथिंग से मुराद है कि जो डोमिनेंट ओनर है अपनी डोमिनेंट हेरिटेज की बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए जो कुछ भी कर रहा है, या अगर वो चाहता है कि उसके आगे कुछ हर्डल्स क्रिएट कर दिए गए हैं तो उसको रिमूव कर दे उसका जो नेबर है, ताकि वो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर सके, तो उसको रिमूव करने के लिए भी वो कुछ कर रहा है, तो ये सब कुछ जो है ये उसी की राइट ऑफ ईजमेंट में आएगा। और ये जो कुछ भी है ये उसकी बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए डोमिनेंट हेरिटेज की, या उस पे कोई भी उस प्रॉपर्टी पे कोई सॉइल जो भी सर्वेंट जो हेरिटेज है, उस जो कुछ भी वहाँ पे उसकी ज़मीन पे उसकी लैंड पे जो कुछ भी एनीथिंग ग्रोइंग और सब्सिस्टिंग देयर ऑन, जो कुछ भी उसकी ज़मीन पे मौजूद है, वो उस ज़मीन से जो कुछ भी फ़ायदा ले रहा है जो कि डोमिनेंट ऑनर है अपनी डोमिनेंट हेरिटेज के लिए, तो वो सब उसका ईजमेंट राइट जो है वो इंक्लूड होगा। उसके बाद इसी यही जो हमने सेक्शन देखा, सेक्शन 4 जो हम पढ़े थे, इसको मज़ीद एक्सप्लेन इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन किया जा रहा है आगे, जो कि क्लॉज इलस्ट्रेशन 1 यानी कि इलस्ट्रेशन ए जो है ये है, ए as the owner of a certain house has a right of way over his neighbor's land for the purpose connected with the beneficial enjoyment of the house, this is an easement। ए जो है हाउस उसका एक घर है जो कि ओनर है अपने घर का, और वो अपने घर की बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए वो बी के घर से यानी कि ए के घर के साथ बी की ज़मीन है, तो वो क्या करता है उसने कहीं मार्केट वगैरह या कहीं भी अपने घर से बाहर जाना है तो उसके घर के साथ राइट साइड पे, लेफ्ट पे या फ्रंट पे कहीं भी बी की ज़मीन है, बी की लैंड है। अब वो वहाँ से राइट ऑफ वे ले रहा है यानी कि वहाँ से गुजर के जाता है, तब ए का ये राइट है कि अपने उसकी बी की प्रॉपर जो लैंड है वहाँ से गुजर के जाए, और ये राइट जो है कनेक्टेड है उसकी बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए, ऑफ द उसके जो हाउस है उसकी बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए, तो दिस इज़ एन ईजमेंट राइट। इसी तरह से जो क्लॉज बी है उसमें कहा बताया गया है कि ए as the owner of a certain house has the right to go on his neighbor's B's land and to take water for the purpose of his household out of a spring therein, this is an easement। अब ए जो है जो कि एक ओनर है एक हाउस का, अब वो क्या करता है कि जो ज़मीन है बी की जो अटैच्ड है उसके साथ, वहाँ से पानी लेता है अपने घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तो दिस इज़ एन ईजमेंट। तो ये राइट ऑफ ईजमेंट है जो कि ओनर और ऑक्युपायर को अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से क्लॉज सी जो है उसमें बताया गया कि ए as the owner of a certain house has the right to conduct water from B's stream to supply the fountains in the garden attached to the house, this is an easement। अब ए जो है एक घर का ओनर है, वो क्या करता है बी की ज़मीन से या बी की जो लैंड है वहाँ पे एक स्ट्रीम है या कोई नदी है, कोई नाला है, कोई तालाब है, कोई पूल है, कुछ भी, तो वहाँ से क्या करता है पानी लेके अपने घर के गार्डन को सैराब करता है, पानी देता है अपने घर के पौधों को, तो दिस इज़ अ राइट ऑफ ईजमेंट। ये उसका राइट है, वो ले सकता है, और अगर उसे इस राइट से रोका जाए तो वो कोर्ट में जो है अपना राइट को क्लेम भी कर सकता है। तो उसके बाद हमारे पास क्लॉज डी है, ए as the owner of certain house and farm has the right to graze a certain number of his own cattle on B's field or to take for the purpose of being used in the house by himself, his family, guests, lodgers, and servants, water or fish out of seas, tank, timber out of D's
wood or to use for the purpose of mending his land, the leaves fallen from street on ease land, this is easement. अब ए जो है ओनर है घर का, और एक फॉर्म है, उसका भी ओनर है। अब उसके फॉर्म में कुछ एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, चेटल्स हैं, जिसको ग्रेस करने के लिए वो बी की जो फील्ड है वहाँ पे वो ले जाता है अपने जानवरों को, और वहाँ से जो है कुछ लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी कर लेता है अपने घर के यूज़ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, गेस्ट वगैरह के लिए, अपने मुलाजिमों के लिए। और यहाँ वहाँ पे कोई नदी है तो वहाँ से पानी ले लेता है ताकि वो अपने जानवरों को पिला सके, अपनी ज़मीन को सैराब कर सके। और वहाँ पे जो बुशेस, झाड़ियाँ वगैरह हैं, वो उनके लिए चारा वगैरह अपने जानवरों के लिए इकट्ठा कर लेता है। तो दीज आर ईजमेंट राइट्स, ये तमाम जो है राइट ऑफ ईजमेंट हैं जो कि ए को अवेलेबल है ऑन बीज लैंड फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ एज लैंड। ये तमाम जो है राइट ऑफ ईजमेंट है जो कि क्लेम किए जा सकते हैं कोर्ट में। यूजुअली हमें इन राइट्स का पता नहीं होता पब्लिक को, लेकिन ये राइट्स अवेलेबल हैं और हम इन राइट्स को कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है, ए डिक्टेट्स टू द पब्लिक the right to occupy the surface of certain land for the purpose of passing a repassing, this is not a easement right। अब हर चीज़ को तो नहीं अपना राइट समझ लेना चाहिए। दूसरों की प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्जा कर लेना या उनको इंटरफेयर करना उनकी प्रॉपर्टी में, ये राइट नहीं है। तो जिस तरह से हमें राइट्स अवेलेबल हैं, उसी तरह से इस पे कुछ असम्पशंस भी हैं। तो अब ए क्या करता है, पब्लिक को डिक्टेट कर देता है कि वो उसका ये राइट है कि ऑक्युपाई कर लेगा डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है, किसी भी सर्टन कोई भी लैंड है, वो कहता है कि मैं इस पे कब्जा कर लूँगा ताकि यहाँ से पासिंग और रीपासिंग का राइट जो है मुझे यहाँ से मिले। तो दिस इज़ नॉट एन राइट ऑफ ईजमेंट। तो इस तरह से ये राइट्स जो है ये अवेलेबल है। अब एफ जो है, ये ए जो है वो बाउंड है कि वो क्लीन करे वाटर कोर्स रनिंग थ्रू हिज लैंड एंड कीप इट फ्री फ्रॉम obstruction फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ बी ए लोअर रिपेरेशन ऑनर, दिस इज नॉट एन ईजमेंट राइट। तो ए अगर बाउंड है कि वो जो कि गुजरता हुआ पानी है, रनिंग वाटर है, तो वहाँ पे हर्डल क्रिएट ना करे, ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट करे अपने जो है अपनी बेनिफिट के लिए, तो वो जो है हर्डल्स नहीं, उसका ये राइट नहीं है कि वो अगर वो हर्डल क्रिएट कर रहा है तो हर्डल क्रिएट करे, वो बी के बेनिफिट के लिए वो नहीं जो है क्रिएट करेगा। तो इस तरह से दिस इज़ नॉट एन ईजमेंट राइट। उसके बाद है हमारे पास कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू, अपरेंट एंड नॉन अपरेंट राइट्स जो है ईजमेंट। तो कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कंटिन्यू होते हैं, कुछ ऐसे राइट होते हैं जो डिसकंटिन्यू होते हैं, जो मसलसल हासिल होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली हासिल नहीं होते। कुछ अपरेंट भी होते हैं और कुछ नॉन अपरेंट भी होते हैं। तो ईजमेंट जो है, कंटिन्यू ईजमेंट वो है जो कि हुज एंजॉयमेंट इज़ और मे बी कंटिन्यूसली विदाउट द एक्ट ऑफ द मैन, जिसमें एक्ट ऑफ द मैन की ज़रूरत नहीं होती, किसी इंसान के एक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और कंटिन्यूसली जो है हम उसको हासिल कर सकते हैं। और डिसकंटिन्यू राइट वो होते हैं जिसमें किसी इंसान के एक्ट की ज़रूरत होती है, और अगर वो एक्ट नहीं करता तो वो राइट डिसकंटिन्यू हो जाता है। और अपरेंट राइट वो होता है जो कि एग्जिस्ट कर रहा होता है, और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होता है तो वो दूसरों को नज़र भी आ रहा होता है, यानी कि राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये नज़र भी आ रहा होता है, बाय सम परमानेंट साइन उसके कुछ मौजूद होते हैं। और थोड़ी सी केयरफुल इंस्पेक्शन से, अगर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन उस केयरफुल इंस्पेक्शन से उसे देखना चाहे तो वो विजिबल होते हैं, वो देख सकते हैं, उनको नज़र आ जाते हैं। तो इसी तरह कुछ नॉन अपरेंट ईजमेंट होते हैं जिससे कि केयरफुल, जिसके दैट हैज़ नो सच साइन, उसे केयरफुल इंस्पेक्शन से भी नहीं देखा जा सकता, तो ये नॉन अपरेंट राइट होते हैं। अब ए का राइट है जो बी के साथ अटैच है, कि जैसे कि वो विंडो से लाइट जो है रिसीव कर रहा है, तो ये कंटिन्यू और राइट है, मुसलसल जो है विदाउट द एक्ट ऑफ द मैन उसे हासिल किया जा सकता है। इसी तरह से ए का जो राइट है वो नेक्स्ट है डी के साथ, यानी कि राइट ऑफ वे है, तो ये
कंटिन्यूस राइट नहीं है, यानी कि इसे हर वक्त तो नहीं उधर से गुजरना होता, जब वो कंटिन्यूसली तो नहीं ये राइट अवेलेबल होता, तो ये डिसकंटिन्यू राइट है। तो ये डिफरेंट जो है राइट्स हैं जो हमें अवेलेबल होते हैं दूसरों की लैंड पे। अब ए जो है इसी तरह से हमारा सी जो यहाँ पे अवेलेबल है हमारे सामने जो एग्जांपल है, राइट एनेक्स टू एज लैंड टू लीड वाटर अक्रॉस डीज लैंड बाय aqueduct and to draw of water thence by a drain. The drain would be discovered upon careful inspection by a person conversant with such matters. These are अपरेंट ईजमेंट। तो ये अपरेंट ईजमेंट वो होती है जो बज़ाहिर नज़र आ रही होती है। अब जैसे कि राइट ऑफ वे है, वो जो है वो अपरेंट है, गुजर रहा है पर्सन तो नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पे बताया गया कि एक ड्रेन है जहाँ से पानी जो है लिया जा रहा है, ए की ज़मीन से या बी अगर पानी ले रहा है तो ये नज़र आ रहा है कि वो पानी ले रहा है, ड्रेन बना हुआ है वहाँ पे, तो ये अपरेंट है। केयरफुल इंस्पेक्शन से देखा जा सकता है इस राइट को। इसी तरह से डी जो है अराइव्स नेक्स्ट टू एज हाउस टू प्रिवेंट फ्रॉम बी फ्रॉम बिल्डिंग ऑन हिज ओन लैंड, दिस इज अ नॉन अपरेंट हाउस। तो अब ए का राइट है कि वो बी को अपनी जो राइट ऑफ वे है जो उसकी वहाँ से गुजरने का रास्ता जो है वो दे या ना दे, जो कि उसके हाउस से जुड़ा हुआ है, कि वो बी को रोक रहा है उस बिल्डिंग से आने से। तो ये बज़ाहिर कोई किसी के घर से अगर गुजर के जा रहा है, किसी वक्त गुजरता है, हमेशा नहीं, तो ये नॉन अपरेंट है, इसे हर वक्त नहीं देखा जा सकता। तो इसी तरह से कुछ अपरेंट राइट हैं, कोई नॉन अपरेंट है, तो इसी तरह से कुछ कंटिन्यू हैं और कुछ डिसकंटिन्यू राइट्स हैं। लेकिन ये तमाम जो राइट ऑफ ईजमेंट हैं जो किसी भी पर्सन को ओनर या ऑक्युपायर ऑफ द लैंड होने की वजह से हासिल होते हैं, और अगर आपको इस राइट से रोका जाता है तो आप इसे कोर्ट ऑफ लॉ में क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।